हाँ जी बेटा, एक बार मैं जल्दी से जल्दी रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, एंड दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, जो मैंने लिख दिया है, बर्ड्स एंड वेज। इसमें इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ मास सेक्शन। जब हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा था बेटा, लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट। व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट गिव्स प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनता है बेटा, वेयर ए एंड बी आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए एंड बी क्या है बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसके, ए एंड बी के। और जब हम बात करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आपके पास जितने भी होंगे, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जितने भी पार्ट्स होंगे, उन सब की मोलर कंसंट्रेशन का क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा। तो यही हम लिखते हैं, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to the product of molar concentration of reacting species which या फिर having some power, having some power, यानी कुछ भी पावर हो सकती है बेटा। तो जब हम बात करते हैं तो रेट क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ concentration of A and concentration of B, and each is the power of X and Y, where X and Y are the power of A and B respectively, which may or may not be equal to A and B। ठीक है बेटा, तो मैंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी हम केस पढ़ेंगे, अनटिल और अनलेस हमने दे नहीं रखा तो हम उसको हमेशा क्या मानेंगे, X को A के इक्वल और Y को B के इक्वल एज्यूम करेंगे, अनटिल और अनलेस हमें गिवन नहीं है तो पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखिए जब हम रेट वापस लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू में के, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हमने क्या यूज कर लिया, के यूज करा बेटा, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, वेयर के इज द proportionality constant, where k is the proportionality constant, called rate constant। इसे क्या कहा जाता है बेटा, called rate constant, इसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब इसमें यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए बेटा कि हाँ जी सर हमें कोई डाउट है, तो मैं उसको रिपीट। ओके बेटा, थैंक यू। तो कोई भी डाउट होगा बेटा तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देंगे यहाँ पे। आप सुनिए, अब यहाँ पे जो x और y होते हैं बेटा, ये इनकी जब पावर का सम होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का जो सम होता है, पावर का जो सम होता है, ये कहलाता है बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे बेटा एक्स एंड वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कोई भी आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू आपको जब दे रखी होती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो हम निकालना सिखाएंगे। अभी बस 5 मिनट दीजिए मुझे, फिर मैं आपको निकालना सिखाता हूं, हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी बेटा, देखिए शुरू करते हैं हम आगे। हाँ जी बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल, तो हम इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ जी, जब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं बेटा,
तो देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? जब हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, वापस लिख लेते हैं बेटा जनरल इक्वेशन, ए बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप रेट लिख सकते हैं बेटा, रेट इज इक्वल टू में के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो होती है इनकी पावर का सब, यानी x प्लस वाई। तो मैं जब इसको डेफिनेशन कहूंगा तो आप डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज, हाँ बेटा एनी बच्चा जो भी मेरे को हेल्प कर सकता हो, इज डिफाइंड एज The सम sum ऑफ the sum of sum stoichiometric constant. ना बेटा, द सम ऑफ पावर The ऑफ, power बेटा पावर, हाँ जी, power of पावर the ऑफ, stoichiometric constant. बिल्कुल सही, पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिंग स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो हमने लिख रखा है बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है रेट लॉ के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो भी एक्स और वाई का सम होता है ये आपके पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी बेटा, देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, तो मैंने कहा था 12th लेवल में, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड पूछता है तो बेटा वो हमें इस टाइप की रिएक्शन देता है। देखो, NH4 प्लस में NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O। तो देखिए बेटा, यहां पे जब हम इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू में के, तो रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, सिर्फ NH4NO2, और इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, तो पावर क्या हो गई, 1। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे बेटा इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, जब ऐसे कभी भी कोई भी रिएक्शन आपको दी जाती है बेटा, तो उनके लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए बेटा, पावर 1. कितनी है इसकी, वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रहेगा 1। अब मैं डायरेक्टली बेटा आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का। चलिए सेकंड रिएक्शन, 2HI gives H2 plus I2। हाँ जी बेटा, ऑर्डर ऑफ द 2. रिएक्शन, वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया हमारे पास 2, वेरी गुड बेटा। चलिए अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा कई बार क्या होता है, अब इसमें एक्सेप्शन भी दिखाऊंगा मैं, एक्सेप्शन कैसे होते हैं। CH3COO C2H5 प्लस NaOH, इनको रिएक्ट कराया तो उसने प्रोडक्ट दे दिया। चलिए, तो इसके लिए बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जल्दी देखिए। हाँ जी बताओ बेटा, ये देखो, सिर्फ 2. वेरी गुड बेटा, देखो यहाँ पे इसके भी मोल्स कितने हैं, इसके 1 कॉफी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और दोनों के लिए लिखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या 2 हो गई, सही है. 2। बिल्कुल सही। रेट कैसे लिखा जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। देखो इसके ऊपर भी 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, 2। तो 2. इस टाइप से बेटा आप किसी भी एक रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जब आपको कोई भी एक रिएक्शन गिवन हो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक्सेप्शन की बात करूंगा, एक्सेप्शन की बात करेंगे। देखो 2-3 एग्जांपल देने के बाद वो एक्सेप्शन पहले ही मैं बता दूंगा आपको, फिर आपसे पूछा जाएगा। आप देखिए बेटा, ये हमारे पास बन गया 2NO2। हाँ जी बेटा, तो इसके लिए 3. जब हम, वेरी गुड बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वेरी गुड बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, 3। ओके, तो इस टाइप से बेटा सीबीएसई बोर्ड में जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं जब हमसे इस टाइप से रिएक्शन दी जाती है। तो आप रिएक्टिंग स्पीशीज को देख के हमेशा बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा।
हाँ बेटा, अब मेरे लिए वो टेंशन भी नहीं है कि आप लोगों को नोट कर लो। तो इस बार क्या करूंगा, आपको जैसे कल मैंने पीडीएफ भेजी थी, इसको क्लिक करते हुए पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं आपको, तो आपके पास रह भी जाएगा बेटा, वो क्या कहते हैं, नोट भी होगा किसी टाइप से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना बेटा, जब भी हमें सुना, जब भी हमें किसी भी एक रिएक्शन में कैटलिस्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कैटलिस्ट, इस पहले, हाँ जी, जब भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट दे रखा हो या फिर वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस करी हो, इसकी प्रेजेंस में सनलाइट की, तो वे रिएक्शंस हमेशा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेंगी। याद रखना, जब भी किसी भी रिएक्शंस के ऊपर क्या दे रखा हो, कैटलिस्ट दे रखा हो या सनलाइट दे रखा हो, वे सारी की सारी रिएक्शन क्या रहेगी, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। क्या रहेगी बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। हाँ जी, सर ठीक ऐसा है क्यों होता है वैसे? बेटा, क्योंकि बेटा देखो, जब मैं बात करता हूं, देखो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स, अब भाई देखो, ये N2 में कितने बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और H में सिंगल बॉन्ड होता है। और आपको पता है बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये अमंग ऑल सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। सिंगल बॉन्ड स्टेबल। अमंग ऑल सब सिंगल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है स्टेबल है। क्या ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर पाएगी? नहीं सर। तो ये एक दूसरे के साथ तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इनको रिएक्ट कराने, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा ही, तो इनको रिएक्ट कराने के लिए मुझे यहाँ पे कैटलिस्ट डालना ही पड़ेगा, Fe सॉलिड। तो रिएक्शन को कराने के लिए क्या डालना पड़ा, कैटलिस्ट। तो ये बेटा कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर 2NH3। रहा है? नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, मैं वो नहीं कर रहा, अभी इसकी बात नहीं करे। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, कि ये कैटलिस्ट इनकी हेल्प कर रहा है, ये खुद ही आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं? कैटलिस्ट की हेल्प ले रहा है। बिल्कुल सही। जब ये कैटलिस्ट की हेल्प लेते हैं बेटा, तब याद रखना बेटा, जब भी कैटलिस्ट की हेल्प लेते हैं तो वे कैटलिस्ट अपनी सरफेस पे रिएक्शन कराता है, तो इसमें रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, इंडिपेंडेंट रहती है रिएक्टेंट की स्पीशीज पे, क्योंकि सिर्फ कैटलिस्ट ही डिसाइड करेगा कि ये कितना आपस में रिएक्ट करे। तो कैटलिस्ट डिसाइड करता है ना, ये रिएक्टेंट करते बेटा, कभी भी रिएक्टेंट नहीं करते। बट हमने कहा था बेटा कि जब भी रिएक्शन, अब जब रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं, क्योंकि रेट हमने अभी कहा लॉ के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बट यहां तो रिएक्टिंग स्पीशीज है ही नहीं, क्योंकि यहां पे किस पे डिपेंड करे, कैटलिस्ट पे। तो इसलिए बेटा ऐसी रिएक्शंस के लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जीरो। अब एक रिएक्शन और देखो, ओके ये सर। आपने दूसरा देखो बेटा, ये देखिए CH4Cl2, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी, और 12th में भी। जब इसको मैं CH3Cl। तब ये रिएक्शन कब टेक प्लेस करेगी, जब इसको किस में रखेंगे, सनलाइट सनलाइट में। में। एच न्यू होगा या यूवी होगा, तभी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ये ऐसी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। जब तक इसको सनलाइट नहीं दोगे तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं करेगी, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। ये बात समझ में आई? और बेटा हाँ सर। सेकंड थिंग, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास कभी पेपर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या रखा हो, क्या क्या रखा हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन मतलब जब भी वो टूटेगा डिकम्पोज होके, तो उसके लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रहेगी। क्योंकि बेटा एक ही मॉलिक्यूल एट ए टाइम में टूटता है, चाहे आप उसके अंदर उसके आगे कोफिशिएंट कितना भी हो, तो याद रखना उनके लिए हमेशा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ही रहेगी, जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में इसी टाइप से पूछता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट ए टाइम एक ही सब्सटेंस क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है और या टूटता है एट ए टाइम पे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगी, 1 रहती है बेटा। अब इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर हमें स्टडी करना है, सुनिए, थर्ड, जब भी कोई रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में टेक प्लेस करते हैं, कितने स्टेप्स में, 2 या 3 स्टेप्स में, यानी हम बात करते हैं मल्टी स्टेप में, मल्टी स्टेप्स में,
रिएक्शन टेक प्लेस करती है। आप सुनो बेटा, ये मैंने शायद आपको उस चैप्टर में भी कराया था ऑर्गेनिक के, जब हमने आपको SN1 और SN2 रिएक्शन बताई थी। याद है SN1 और SN2? यस सर। आप ध्यान से देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं उसमें देखो आपने ये कहा था CH3CL प्लस OH, तो क्या बना CH3OH OH नेगेटिव प्लस प्लस Cl और Cl नेगेटिव, और इंटरमीडिएट बना था बेटा इसके अंदर CHHH, यहाँ पे आपके पास क्या बना था Cl, और इस साइड में पीछे की तरफ OH लगा था। तो इस इंटरमीडिएट को बनाने में इन दोनों रिएक्टिंग की स्पीशीज लगी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके? 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इसका? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। इसीलिए बेटा इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारे पास आ गया 2, ठीक है। इसीलिए ये कहलाती थी SN2 रिएक्शन, ठीक है बेटा, SN2 रिएक्शन। और SN1 में सिर्फ वो टर्शियरी कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता था, इसलिए वो SN1 रिएक्शन है। अब देखिए मैंने मल्टीपल स्टेप की बात कर रहा हूं बेटा, जब कभी भी कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में टेक प्लेस करेगी, whenever a reaction is in multiple step, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से स्टेप से कैलकुलेट करेंगे? स्लो स्टेप से। स्लो। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कोई भी एक मल्टी स्टेप दे रहा हूं, उसमें आप मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओगे। देखिए क्वेश्चन आया था सीबीएसई में 2019 के अंदर, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ और 20 में भी आया हुआ था। चले 20 की बात करते हैं, इस साल का क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन ये हमारे पास NaNO2 प्लस NaNO2, ठीक है बेटा, गिव्स NO प्लस NO3, ठीक है सर 2। नहीं अभी मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, अभी एक स्टेप भी नहीं लिखा मैंने। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, NO3 को जब हम तोड़ते हैं तो ये NO2 में चेंज होता है प्लस O2 में चेंज होता है, ठीक है बेटा। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो देखिए यहां पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और ये क्या होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप से बेटा ये हमारे पास, मैंने उल्टी लिख दी रिएक्शन, सॉरी, ये ऐसे इसके बाद ये हमारे पास NO3 बना, 2NO3, हाँ ये रिएक्शन थी। देखो क्वेश्चन मैं भी भूल जाता हूं भाई। अब हमें क्या रखा था, ये हमारे पास स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है, तो आपसे पूछ रखा था कैलकुलेट या आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड राइट सेकंड रेट लो एक्सप्रेशन। आपको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना था। हाँ जी बेटा बताइए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कौन सी होगी इसके अंदर? 2। वेरी गुड बेटा, 2 होगी, 2 ही हाँ होगी। जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले हम रेट लो लिखते हैं इसके लिए, यानी रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू में K की पावर K NO2 और NO2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक है बेटा। तो इसीलिए क्या हो गया 2, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 2, ठीक है बेटा। कभी भी पेपर में आएगा तो हमेशा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी वो आपकी किससे निकलेगी, स्लो स्टेप से निकलेगी, ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है ना, स्लो स्टेप से निकलती है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, अब समझ में आया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? हाँ बच्चे, हाँ सर। एनी डाउट? Yes, sir. नो No, sir. No, sir. तब बेटा इस साल मैंने कहा है 2020 में भी आया था, और इस साल ये आपका ना 1 मार्क्स का आया हुआ था कि ऐसे 2 रिएक्शन दे रखी थी, आपसे ये कह रखा था कि 2 स्टेप में, यानी 1 मार्क्स का ये था, 1 मार्क्स का था। देखो 1 और 1 2 मार्क्स, हमारा बस इतना सा आंसर लिख के आना था और 2 मार्क्स पूरे आ गए हमारे पास, ठीक है बेटा। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास क्या आया था, जब हम इसके बाद करते हैं थोड़ी सी और हम एनहांस करते हैं इसको, ठीक है बेटा, थोड़ा सा और क्या आते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जब एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, देखो
calculate the overall order of the reaction. हाँ जी बेटा, इसके दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा. A is A की पावर हाफ, B की पावर 3/2. हाँ जी बच्चे बताइए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ? अरे किसी का आवाज ही नहीं आई भाई. सर टू आएगी. 2. वेरी टू गुड. होगी. हाँ जी बेटा बिल्कुल सही. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके लिए जो आया ऑर्डर आया 2 और X सेकंड plus वाले Y के वाला. लिए. हाँ जी बेटा इसके लिए बताओ. 1/2. half वेरी गुड हाँ. हाफ. तो बेटा याद रखना कि 0.5. हमारे पास और हाँ जी 0.5. बेटा जब हम बात करते हैं तो ध्यान सुनिए, हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, आपका होल नंबर में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है. और ये बेटा हमेशा याद रखना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है. आप कभी भी देख के नहीं बता सकते कि कोई भी एक रिएक्शन, क्योंकि मैंने कहा 12th लेवल तक. देखो अभी तक हमने जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेटा आपके सिर्फ 12th लेवल के अंदर ये ए और बी इक्वल आएगा जब भी आपको गिवन होगा. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता. ठीक है ना बेटा. बट इन क्वेश्चंस में जो आपको दिए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए जैसे ये आ गया एक्सेप्शन, जिसमें हमने कहा ये वाला जैसे सनलाइट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो 2 होना चाहिए, इसके अंदर 4 होना चाहिए था और इसके अंदर 2 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 0 है. तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार एक्सेप्शंस आ जाते हैं. तो ये हमेशा कैसी होती है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है हमारी. कौन सी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. इसलिए यहां पे मैं ऐड कर देता हूं एक लाइन, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट से ही हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. और बेटा जहां पे भी आप लोगों को ना समझ में आए प्लीज मुझे एक बार बता देना, मैं उसको रिपीट जरूर करा दूंगा. ये नहीं कि सारा कंप्लीट होने के बाद कह रहे सर एक बार फिर दोबारा से पूरा समझा दीजिए बेटा. तो आप जहां से मेरे को रोक दोगे ना, फिर मैं उससे आगे आगे जाऊंगा नहीं, वहीं से करा देंगे. सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है? बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव नहीं. कब? देखो नहीं देखो बेटा बिल्कुल. अरे रुक तो जाओ भाई, मैं तो बता रहा हूं. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है. ध्यान से सुनिए, एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जब आप रेट निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, जब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं N2 प्लस में 3H2 गैस, ये स्टार्टिंग में यहां जा रही थी, मैंने कैटलिस्ट डाल रखा था, F8 कैटलिस्ट डाल रखा था, और ये आपका जो NH3 था ये बनना शुरू हुआ और ये स्टार्टिंग में 93% बन चुका या 90% बन गया और ये 10% बचा है, यानी रिएक्शन नियर टू बी कंप्लीट होने जा रही है, इक्विलिब्रियम आ गया. जैसे ही मैंने कैटलिस्ट हटा दिया, अब मुझे बताइए रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? बैकवर्ड. बैकवर्ड चली जाएगी. अब Backward. जैसे बिल्कुल सही, जब बैकवर्ड जाती है बेटा उस टाइम पे आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी इन नेगेटिव, बट ऐसा कभी केस में हुआ नहीं है बेटा. ये हायर क्लासेस में पूछा जाता है, मैं बताता हूं, बट आपके लेवल में हमेशा ये कैटलिस्ट बीच में निकाल नहीं सकते किसी भी रिएक्शन के, तो ये फॉरवर्ड जाएगा. तो इट मे बी नेगेटिव until or unless reaction will be in backward direction. जब ये backward direction में आएगी तभी order of the reaction आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसकी कैटलिस्ट पे जब हम बात करते हैं कैटलिस्ट हटा दिया, अब रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में. पहले एक जीरो ऑर्डर थी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, आपकी Fe की, और जैसे ही आपने हटा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, और जैसे रिएक्शन बैकवर्ड गई तो वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन उस टाइम पे नेगेटिव हो सकता है बेटा, याद रखना. ठीक है बेटा. तो हम ऐसे केसेस को बहुत लाइटली स्टडी करते हैं, बट ये 11th 12th में मतलब 12th में नहीं आता. जब आप जाओगे ना, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट बनोगे, जब आप रेट स्टडी करोगे तब आएगा बेटा आपके सिलेबस में. यानी कहने का मतलब अभी 10 साल और हैं आपको स्टडी करने के लिए इसके लिए. ठीक है बेटा. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, वापस आते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर. रेट कांस्टेंट, हाँ जी बेटा. पेन खत्म. अरे पेन नहीं खत्म हुआ, इनकी इंक सूख गई, जल्दी जल्दी रखे रखे. पहले तो चल जाते थे, बस अब थोड़ा सा खत्म हो गया. रेट कांस्टेंट, वापस आते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर. रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आप भी जानते हो के से, जो रेट लो एक्सप्रेशन में यूज करते हैं. कोई भी एक हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट, तो आप जब भी लिखते बेटा रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग,
लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखिए, तो क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू में के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो यहां पे बेटा ये जो के होता है, ये क्या होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले बेटा सीबीएसई में हमारे पास दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, अभी तक मैंने जितना भी करवाया है ना बेटा, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, और दूसरी चीज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना। डिफरेंस बिटवीन रेट, यानी ये रेट, यानी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज पेपर में आती है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करना। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं। तीसरा, तो ये हम सबसे पहले डिफरेंस करने से पहले मैं इसकी यूनिट बता देता हूं बेटा, यूनिट क्या होती है, ध्यान सुनिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए बेटा, इसके लिए बेटा मुझे एक ही रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो, कोई भी एक रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। हाँ जी बेटा, हर्ष बेटा आप ही बता दो यार, सब आप ही बोलते हो। दीप बताइए, इसके लिए रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू में, दीपाली बेटा क्या कह रहे सर? इसके लिए रेट क्या लिखा सर सर के ए की पावर ए, अरे बी की ए पावर कहां है यहाँ पे, अरे नहीं ए कहां है इसके लिए, आर ले लो सर। वो कंसंट्रेशन ऑफ आर। हाँ जी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आर, या तो एक्स ले लो और या फिर मैंने यहाँ पे एन ले लिया। और हम यहाँ कहते हैं बेटा वेयर एन इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी बेटा, आप ध्यान से देखिए, आप देखो, मैं इस रेट को यहां ले जाता हूं क्योंकि मुझे इसकी यूनिट निकालनी, रेट डिवाइडेड बाय आर की पावर एन। हाँ जी बेटा, रेट हमने बताया था, रेट क्या होता है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये देखो, मैं कल का एक बार पेज रिपीट कर देता हूं जिससे आपको इजीली दिख जाए। ये देखिए, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ठीक है बेटा, और टाइम टेकर मतलब टाइम किस में हो गया, सेकंड्स में। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ गया, अपॉन में ये देखिए मोलर कंसंट्रेशन। हर्ष बेटा माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक ऑफ करो बेटा। अब देखिए, मोल्स पर लीटर की पावर एन। हाँ जी बेटा, ये देखिए, यहां से मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेता हूं। देखो यहां से ये भी मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर, इसकी पावर 1 है। तो हम क्या लिख देते हैं, K इज इक्वल टू में मोल्स पर लीटर, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए। अब मुझे बेटा हमारे सिलेबस में कई बार यूनिट पूछता है, तो हम यूनिट बता सकते हैं। अब देखो, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, एन की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी बेटा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारे लिए यूनिट आ गई। तो आप लोग मुझे क्या करोगे बेटा, आप क्योंकि सिलेबस में जब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, आप 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मुझे निकाल के दिखाओगे और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। हाँ जी बेटा, बाकी एक सब बच्चों करने दो, फिर लिखते हैं बेटा। चलिए,
करो बेटा जल्दी करो। हो गया सर। सर फर्स्ट ऑर्डर का बताऊं? हाँ जी बेटा फर्स्ट ऑर्डर का बताओ जल्दी। सर सेकंड इनवर्स। वेरी गुड, सेकंड इनवर्स है फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसके बाद सारे बच्चे सेकंड। बेटा हर एक काम क्या करो, जब आप बोलो ना तभी माइक ऑन किया करो, उसके बाद बंद कर दिया करो बेटा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा आपके वहां से वो आती है, आवाज आती है बेटा। ठीक है सर। सेकंड इनवर्स, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। फर्स्ट ऑर्डर इसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए सर सेकंड इनवर्स Small inverse liter second. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलिए हमारे पास आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। हाँ जी बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। किन के बीच में? सर आपने गलत नहीं लिख दिया। क्या लिखा आपने तो बताया मेरे को। सर मैंने तो नहीं बोला, ये इसके अपॉन में आएगा मोल इनवर्स लीटर वाले में। अरे ये तो होगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक। सर लीटर में भी माइनस यही तो हो गया। माइनस स्क्वायर कर दो ना। अच्छा माइनस स्क्वायर कर दूं बेटा, कंफर्म? गलत बोल रही सर, गलत बोल रही है, रहने दो। अरे सर कभी यही सही हो, नहीं सर, ठीक है यही। कभी ये सही हो, देख लो कभी सही ठीक है हो, मैं सर, सही ठीक लिखा है। हूं। ये सही देखो हो। मैं चेक करा देता हूं। देखो n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, और यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। 1 माइनस 2 तो कितना आ गया आपके पास, माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 करेंगे तो मोल इनवर्स, और माइनस माइनस प्लस लीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगी यूनिट। बिल्कुल सही लिखी है मैंने, हाँ जी ओके सर। एकदम करेक्ट लिखी है। चलिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन ये आता है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर आपको k की वैल्यू दी रहेगी, k इज इक्वल टू में 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है बेटा, -3 मोल्स इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हाँ जी बताइए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 सेकंड, वेरी गुड बेटा सर 2। वेरी गुड। और इसके लिए बताइए, k इज इक्वल टू में 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकंड इनवर्स। सर पहला। 1 वेरी गुड, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। इस टाइप से बेटा पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो यूनिट देख के भी, तो यूनिट देख के भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनकी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। तो हम सीबीएसई का सबसे पहले, यानी हमारे जो हमने करे हैं, इसमें से हमने एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर दी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, और कम से कम आपको 2 डिफरेंस इनके बीच में लिखने हैं बेटा। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस लिखोगे आप लोग, इसको मैं लिखना शुरू करता हूं। हाँ भाई, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो डेफिनेशन बेटा। तो हम लिखते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। चलिए हाँ भाई, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस की मैंने कल भी बताया था बेटा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, हाँ जी। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर concentration of reactant पर यूनिट और टाइम। प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बेटा, पर यूनिट टाइम, वेरी गुड। और भाई देखिए, रेट कांस्टेंट को किस में यूज करते हैं हम, के की तरह यूज करते हैं, और किसके अंदर यूज किया था, रेट लो एक्सप्रेशन में। तो ये क्या होती है बेटा, हमारे पास
it is a proportionality constant. It is a proportionality constant used in rate law expression. रेट लो एक्सप्रेशन, ये हो गई। हाँ भाई, इसकी यूनिट क्या थे बेटा? इट्स यूनिट इज मोल्स लीटर। लीटर per इनवर्स second सेकंड इनवर्स। inverse. बिल्कुल सही। हाँ जी बेटा, इसकी यूनिट बताओ। यूनिट भाई लेस बेटा। होता है क्या? नहीं बेटा, इसकी यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है बेटा। Vary करती है। हाँ जी, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट ये लिखते बेटा डिपेंड्स अपॉन Its unit is variable. ऑर्डर ऑफ द, हाँ वेरिएबल लिख सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड, हमने डायरेक्टली लिख दिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, या नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे आपका बेटा नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी सनलाइट दे दी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो गया, या फिर उसके किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर पे डिपेंड कर देगी यूनिट, ठीक है ना बेटा? इस टाइप से हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चे, आप कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। समझ में आया दोनों डिफरेंस? तो पेपर में कभी आए तो ये दो डिफरेंस लिख के आ जाना। हाँ जी बच्चे, समझ में आया? अरे भाई समझ Yes, में आया है sir. नहीं है? Yes, sir. ओके, यस सर। आज हम इसके Yes, ऊपर sir. बेस्ड अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा कैसे टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर उसके बाद हम करेंगे, सीबीएसई में कई बार क्वेश्चंस आ रखा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। सर जो ये रेट और कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है क्या? रेट कांस्टेंट, हाँ जी हाँ। बेटा, ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये आप ये डिफरेंस लिख लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं बेटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। ये Sir, हाँ जी बेटा, एक डाउट है। बोलो बोलो बोलो। सर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो बेटा मोलैरिटी पे डिपेंड, मोलैरिटी के चेंज के साथ कर रहा है, और मोलैरिटी में जैसे टेम्परेचर चेंज होएगा वैसे वॉल्यूम चेंज होगी, वैसे मोलैरिटी चेंज होगी। नहीं बेटा, समझे नहीं। जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। रेट इज इक्वल टू में चेंज इन कंसंट्रेशन, जितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा? यानी सिंपल सी बात है, या फिर रेट की बात करते हैं, रेट इज इक्वल टू में के ए की पावर एक्स। यहां पे टाइम कहां पे हमें टेम्परेचर कहां लिखा हुआ है? क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं लिखा होता बेटा, वो अलग से हम स्टडी करते हैं रेट के ऊपर जो डिपेंड करता है, उसमें भी हम इन्वर्सली की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अलग से स्टडी किया जाता है। तो इट जब हम बात करते, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओहो सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन, ये जो ये डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पे, मैंने उल्टा लिख दिया, और ये वाला इंडिपेंडेंट रहता है। इट डज हाँ नॉट सर अब ठीक है। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे ये कह रहा था बेटा, ये तो कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, बट यहाँ पे ये वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मैंने उल्टा लिख दिया था बेटा, सॉरी, वो ध्यान ठीक है सर। दिया मैंने ऊपर। अब ठीक है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंड करे? नहीं, सिर्फ रेट करता है टेम्परेचर पे डिपेंड, ये डिपेंड नहीं है बेटा। तो टेम्परेचर का क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। हाँ जी बच्चे, ठीक है? तो इस टाइप से हम हाँ बात सर। करते हैं। अब इस Yes, sir. ओके बेटा, चलिए सुनिए, अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे पास सीबीएसई में आ रखा है। देखिए बेटा क्वेश्चन ये है, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी, ए क्या दे रहा है? बी दे रहा है, ठीक है बेटा? द रेट, ध्यान सुनिए, द रेट लो एक्सप्रेशन, the rate law expression, rate is equal to में a की पावर 1 by या 1, b की 2, ठीक है बेटा? पहली चीज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभी मत बताना, क्वेश्चन लिख, पहले क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिखना दो सारी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ
he increase twice, what will be the rate? हाँ जी बेटा. थर्ड, if the concentration of A and B increase thrice, what will be the rate? ये आपके पास मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए, तो शुरू करते बेटा पहले क्वेश्चन से. हाँ जी बेटा, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ. 3 3 वेरी गुड. तो हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. वेरी गुड बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 3. सेकंड क्वेश्चन, जब हम रेट की बात करते बेटा, देखो रेट इज इक्वल टू हमने रखा ए 1 बी की. देखो बेटा, अब यह क्या करा, हम जब नया रेट लिखेंगे, देखो इसके लिए तो बी की वैल्यू ट्वाइस कर दी इसने, यानी आर रेट डैश इसको इज इक्वल टू में के ए की पावर 1, और जो बी हो गया वो क्या हो गया 2b हो गया होल स्क्वायर. अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेट डैश इज इक्वल टू में ये के डैश लेते हैं, के डैश या के सिंपल लिखो, के लिखो के, और आगे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा 4, ए की पावर 1 और बी की पावर 2. तो ये 4 टाइम्स इसके इक्वल है. रेट क्या, तो 4 बिल्कुल सही. सेकंड में 4 टाइम्स रेट इंक्रीज कर गया. हाँ जी बेटा. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए. 27 9 टाइम्स 27 टाइम्स. भाई दोनों को इंक्रीज कर रहा हूं, देखो ए एंड बी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं. 27 बिल्कुल सही. 27 27 टाइम्स रेट इंक्रीज कर जाएगा. हाँ भाई, किसी को इसमें डाउट? ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2007 में भी आ रखा था, 15 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, 2007, 3, 13, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा. हाँ जी बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर. ओके बेटा. तो आज इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्लीज ये क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर. अब हम बात करते बेटा लास्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. जब हम बात करते बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, हाँ जी, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. आप देखिए NH4NO2 gives N2 plus 2H2. ठीक है बेटा. तो यहां पे, हाँ जी बेटा, यहां पे कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है? सर एक ही है. बिल्कुल सही. तो इसकी, वेरी गुड, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो रिएक्शन के लिए 1 हो जाएगी. ठीक है, ये देखिए 2FeCl3 प्लस SnCl2 और 2FeCl2 प्लस SnCl4. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो 2. बेटा इसकी? 3 चेक कर, 3. ठीक है बेटा. जब कोई हाँ जी बेटा बोलो. रिएक्शन वाटर में होगी तो वाटर काउंट होएगा उनकी मॉलिक्यूलरिटी में? बेटा बिल्कुल सही काउंट होगा, बिल्कुल. जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ये नहीं कह रखा, क्योंकि अभी हमें स्पेसिफाई नहीं है कि वो लिक्विड है गैसियस है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कर रखा. यदि गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में बिल्कुल उसको इंक्लूड करेंगे, बट जब वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है. किस में होता है? एक्सेस में होता है. तब उसकी हम मॉलिक्यूलरिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है बेटा, अनटिल और अनलेस वो एक्सेस में ना हो तो. हाँ जी बच्चे, समझ में आया बेटा? आप Yes. देखिए एक और रिएक्शन लिखो. देखो N2 गैस, अब देखो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, 3H2 गैस gives 2NH3. अब बताइए बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 4. वेरी गुड, मॉलिक्यूलरिटी हो गई 4. ठीक है बेटा. तो जब भी हमारे पास जो सिंपल रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस बेटा 1 स्टेप रिएक्शन होती है, उसका हम उनकी मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं.
बट जो रिएक्शंस 2 या 3 स्टेप में टेक प्लेस करते हैं, मल्टी स्टेप होते हैं, उनके अंदर हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके अंदर हर बार स्टेप में मॉलिक्यूल्स चेंज रहेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी हम नहीं निकाल सकते। तो बेटा सेकंड यानी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये भी बेटा इसके बीच का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। तो इसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैक्सिमम आपको जो डिफरेंस है बेटा वो 3 याद रखने हैं या 2 याद रख लीजिए, काफी है। पहली बात, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, इट इज द सम ऑफ, किसका सम बेटा, concentration of power of बेटा, power concentrations. again, power with the power of the power concentration of molar concentration of reacting species या reactant in rate law expression। वेरी गुड, ठीक है बेटा। और जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या कहेंगे बेटा, कि जितने मॉलिक्यूल्स किसी भी एक रिएक्शन में यानी रिएक्टिंग स्पीशीज जितनी है, दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इट इज द नंबर ऑफ reacting species in a reaction which are colliding simultaneously। अरे साइमल्टेनियस की स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा मेरी, साइमल्टेनियसली, ठीक है बेटा। हाँ भाई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब बात करते हैं बेटा जीरो हो, अरे हाँ जीरो हो सकती है बेटा, बेटा क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी भी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जीरो हो सकते हैं, नहीं सर। Not तो बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी जीरो बट मॉलिक्यूलरिटी of the reaction can't be zero। molecularity of the reaction बेटा याद रखना बेटा। देखो रिएक्शन जब हम बात करते हैं, जब भी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, देखो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो जाएगी, बट उससे पहले क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हम ऐसे निकालते हैं, किसी भी एक स्टेप पे निकालते हैं जहां पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सारा प्रोडक्ट बन गया, तो आपको रिएक्शन स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जब हम स्टडी करते हैं बेटा तो हम उसमें निकालते हैं कि कितना प्रोडक्ट बन चुका है, बना है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेप पे आई या नहीं है, तो उस टाइम पे स्टडी किया जाता है बेटा। तो उस टाइम के ऊपर हम इसको मॉलिक्यूलरिटी उस टाइम पे तो जीरो होती नहीं, किसी भी एक स्पॉन्टेनियस टाइम पे या इंस्टेंट टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कांट बी जीरो। हाँ भाई थर्ड सर ये वो होती है, क्या कहते हैं, क्या वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही। अब एक चीज बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो सकता है बेटा, बट ये कांट बी इन फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं, कांट बी इन फ्रैक्शन। आप कहोगे सर फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं बेटा, बट मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी बेटा, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की या डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, याद है बेटा, या फिर ले-लुसाक लॉ, उसमें ये कहा था जब भी कोई भी गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में क्या करती है। हाँ जी बेटा, तो मॉलिक्यूलरिटी कांट बी इन फ्रैक्शन, ऑलवेज बी इन, ऑलवेज, बिल्कुल ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर में रहेगी बेटा। हाँ जी बेटा, इसके फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी अभी हर्ष ने बताया, अभी मैंने जैसे बताया था, ये एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, और किसी की रिएक्शन को देखने के साथ ही आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो तो क्या होती है बेटा। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये बेटा कौन सी वैल्यू है, थ्योरेटिकल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अब ध्यान सुनिए बेटा,
Sir, it is the property of both elementary or complex reaction. हाँ जी बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट फॉर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री बेटा जो रिएक्शन एक स्टेप में टेक प्लेस कर सकती है उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, जो कई सारे स्टेप में टेक प्लेस करती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम किसको स्टडी करेंगे, स्लो स्टेप को स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो हमारे पास होती है मॉलिक्यूलरिटी, ये हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस की निकाली जाती है। Molecularity can be calculated from elementary reaction only. ठीक है बेटा, बस इतने पॉइंट काफी है, 5 पॉइंट हो गए। आपको सिर्फ इनमें से 2 पॉइंट याद रखने हैं बेटा पेपर के अंदर, ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना। हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आई वाले पॉइंट। और थर्ड सर ऑर्डर वाला वो टेम्परेचर में तो होता है। नहीं छोड़िए, वो रहने दो, इतने अरे नहीं इतने याद, इतना मत याद करो, बस इतने काफी है, 5 पॉइंट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट है बताइए आप मुझे। नो सर। चलिए वेरी गुड बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब जैसे हमारा टाइम हो चुका, आपकी दूसरी क्लास भी होने वाले 11 बज चुके हैं, नहीं तो मैं अब आगे कराते हैं बेटा। इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन हमारे पास इसके बाद है, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। नहीं बेटा अभी 11 बज चुके हैं, दूसरी क्लास भी है आप लोगों की, इसलिए तो हमारे पास कल की या उससे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो 2 क्लासेस का और रहेगा बेटा ये चैप्टर, क्योंकि इसके बाद जो मैंने बताया था सिलेबस से हट चुका है। तो ये आप तक का जो इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, और ये दोनों के दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बस आपको अभी यही याद करना है, जब भी आपके पास कभी टेस्ट होगा या पेपर आएगा तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहेगा। और सीबीएसई में ये जो चैप्टर है ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है बेटा, जिसमें से 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आएगा और 2 नंबर्स के इसके आपका थ्योरी आएगी। और थ्योरी के मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूं, जिसमें आपकी देखो रेट लो ये आ गया, थ्योरेटिकल में ये आवाज आ गया, ठीक है बेटा, ये थ्योरी में इसके पास आते हैं। और भाई सुनो, इसी के साथ थ्योरी खत्म हो गई, थ्योरी है ही नहीं इसके अंदर, बात समझ में आई बेटा। बाकी सब कुछ तो हटा दिए, थ्योरी में सिर्फ आपको ये 2 टॉपिक रह गए, ये 2 टॉपिक आते हैं। हाँ जी, ये जो 2 थ्योरी बेटा और खत्म हो गई इसकी, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, आपकी थ्योरी खत्म। देखो बेटा डेफिनेशन भी आ गई, या फिर आप लोग ये डेफिनेशन जो हम बात करते हैं बेटा, ये डेफिनेशन पढ़ लेना कि भाई ये डेफिनेशन रेट की क्या, रेट लॉ की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो आपकी यहाँ पे भी आगे डिफरेंस की फॉर्म में, इनके डिफरेंस की फॉर्म में। तो ये जब आप दोनों डिफरेंस करोगे तो थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाएगी बेटा इसकी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपकी थ्योरी खत्म हो चुकी है। और कल हम करेंगे बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, और बेटा हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले हम डायरेक्टली कर लेंगे। अब इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। फिर कल मिलते हैं बेटा, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे।